नमस्कार दोस्तों मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया था। दोस्तों मैंने कहा था कि हम इस सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमें सीएससी एग्जाम्स देना है। दोस्तों हमने हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा पढ़ा, हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अंत पढ़ा और दोस्तों उसके साथ हम पहुँचे वैदिक काल में। दोस्तों आर्य कौन है, कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती है सीधी वैदिक काल से। तो दोस्तों आर्य कौन है, कहाँ से आई, ये सारी चीज़ हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दोस्तों अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 8, 9, 10 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और दोस्तों पूरे ऋग्वैदिक काल को क्लास 11th में एक कहानी की तरह हमने पूरा समझा है। दोस्तों अगर आप उन 4 क्लासेस को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं और दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट कर देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और दोस्तों आपको पूरी कहानी, पूरी फिल्म समझ में आएगी क्योंकि दोस्तों इतिहास एक फिल्म है। इस फिल्म को अगर आप बीच में से देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हालांकि आप हीरो हीरोइन को पहचान लेंगे लेकिन कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, आखिर चल क्या रहा है ये आपको समझ नहीं आएगा। दोस्तों कई लोगों को हिस्ट्री समझ में नहीं आता, उनका केवल यही रोना है कि हमको हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा। तो भाई कहाँ से आएगा जब तक आप शुरुआत से नहीं पढ़ोगे। किसी भी चीज़ की आप शुरुआत अच्छी करते हो, नींव अच्छी डालते हो तो आपका जो है स्ट्रक्चर पूरा अच्छा बनता है। जब तक आप शुरुआत से किसी चीज़ को नहीं पढ़ोगे तो आपको बीच से कैसे कोई चीज़ समझ में आएगी। तो दोस्तों आप पहले उन क्लासेस को देखें और उसके बाद आगे बढ़ें। दोस्तों हमने आर्य कौन है, कहाँ से आई, ये सब पढ़ा। अब दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे भारत में आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन। अब दोस्तों हमारी सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। दोस्तों एक बात और, दोस्तों मैं आपको नोट्स अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ स्क्रीन पर, इसके लिए मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने नोट्स तैयार कर रहा हूँ। जिन नोट्स से मैं पढ़ता हूँ अगर आपको वही नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या आप मुझे फेसबुक पर या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अपने नोट्स अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आर्यों का आगमन। अब दोस्तों हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता का अंत हो रहा है और भारत में कुछ लोग घुस रहे हैं। अब देश क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, देश की हालत पाकिस्तान जैसी है, तो दूसरों को तो मौका मिलेगा ही भारत में प्रवेश करने का। अब दोस्तों ये लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं, ये हमारी सिंधु नदी को पार करते हुए, जिन्हें मैक्स मूलर ने आर्य बताया। 1853 में पहली बार मैक्स मूलर ने इन लोगों को एक जाति कहा, इन लोगों को आर्य कहा। अब दोस्तों ये लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं, भारत की हालत पाकिस्तान जैसी है, पूरा बेकार पड़ा हुआ है, सब तहस नहस हुआ पड़ा है, 250 साल का गैप, अंधकार युग हमने पढ़ा था। अब दोस्तों ये प्रवेश कर रहे हैं, इनके साथ एक ब्राह्मण वर्ग है, एक ब्राह्मण समूह है जिसमें कई सारे विद्वान ब्राह्मण हैं जिनका हमें नाम ऋग्वेद में देखने को मिलता है। दोस्तों ये ऋग्वेद जैसे ग्रंथ अपने साथ लेकर आ रहे हैं। इनके साथ शिल्पकार है, इनके साथ चर्मकार है, इनके साथ बढ़ई है, इनके साथ दोस्तों ऐसे कई समूह हैं जिनमें एक योद्धा वर्ग के होने का भी अनुमान लगाया जाता है। लगभग 1500 के आसपास की ये घटना है। इन्होंने सिंधु नदी को पार किया है, इनके साथ चर्मकार, शिल्पकार, बढ़ई जैसे लोग आ रहे हैं, इनके साथ एक योद्धा वर्ग के होने की आशंका की जाती है। इनके साथ विद्वान ब्राह्मण हैं जिनमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन जैसे कई सारे विद्वान ब्राह्मण इनके साथ हैं। दोस्तों इनके साथ लोहार नहीं है, एक
क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आर्यों ने प्रारंभ में किस व्यवसाय को नहीं अपनाया। दोस्तों लोहारगिरी, इनके साथ कोई लोहार नहीं है, कोई भी आयरन जो हमारा लोहा होता है उसका कार्य करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों इनके साथ ब्राह्मण हैं, इनके साथ शिल्पकार हैं, और ये सारे लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं। अब देश हमारा पूरा तहस नहस पड़ा है, तो देश देश थोड़ी है, देश धर्मशाला जैसा हो चुका है, कोई भी आ जा सकता है, रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब भारत में आप लूट पीट करो आके, भारत के साथ जो व्यवहार हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि भारत तो अब आपके लिए परोस दिया गया है। तो दोस्तों ये अब भारत में जब आ रहे हैं ये आर्य भारत में जब आ रहे हैं, तो यहाँ रहने वाले कुछ मूल निवासी हैं। तो मूल निवासियों ने इनसे कहा, भाई साहब कहाँ देश में कहाँ घुस रहे हो आप। जैसे कि आज हमारा देश देखें, कोई देश में घुसपैठ करता है, जैसे कि कई प्रवासी लोग आकर भारत में रहने लगते हैं, बॉर्डर पे अपने टेंट वेंट लगा के रहने लगते हैं, तो सेना उनको बाहर करती है कि नहीं, और नहीं तो उनसे पहले ये पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो इसी तरह आर्य भी आ रहे हैं, तो ये मूल निवासी इनका विरोध करेंगे, और मूल निवासी कह रहे हैं कि हमारा देश है, ये कोई धर्मशाला थोड़ी कि तुम घुसे आ रहे हो। तो आर्य इनसे कहते हैं कि तुम अमनुष्य हो, तुम चंडाल हो, तुम असुर हो, तुम शेषनवेदा हो, अनासा हो। ऐसे कई प्रकार के शब्द आर्यों ने मूल निवासियों के लिए उपयोग किए। और दोस्तों इन्होंने इन मूल निवासियों का पतन कर दिया, इनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, इतना प्रताड़ित किया, इतनी प्रताड़नाएं दी इन्हें, कि ऋग्वेद में आर्य भगवान इंद्र से, देवता इंद्र इनके प्रमुख देवता हैं ऋग्वेद के, जिसके सम्मान में 250 सूक्त हमें देखने को मिलते हैं। 250 बार उल्लेख हमें इंद्र देवता का देखने को मिलता है। इंद्र देवता से आर्यों ने मूल निवासियों के अंत के लिए कामना की है। दस्यु हत्या के लिए, दस्यु संहार के लिए इंद्र देवता से आर्यों ने जो है कई प्रार्थनाएं की है, दरख्वास्त की है कि दस्युओं की हत्या करो। ये इन्हें अमानुष, चांडाल, असुर जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, ये भारतीय मूल निवासियों को। दोस्तों इनके साथ वशिष्ठ, विश्वामित्र, पाराशर, भारद्वाज ऐसे कई सारे विद्वान हैं। दोस्तों अब ये आर्य जो है भारत में, इन्होंने मूल निवासियों के अंत के साथ ऐसा बुक्स में लिखा है, ऐसा बताया जाता है कि आर्यों ने मूल निवासियों का पतन किया। हालांकि ऋग्वेद में तो ये क्लियर लिखा है कि आर्यों ने दस्यु हत्या के लिए, दस्यु संहार के लिए इंद्र देवता से प्रार्थना की है। दोस्तों ये आकर बसे हैं आर्य, हमारे देश में आकर ये रह रहे हैं सप्त सिंध प्रदेश में। संपूर्णानंद दास और अविनाश चंद्र ने आर्यों को सप्त सिंध प्रदेश का मूल निवासी माना है। अब कई लोगों को यही टेंशन हो जाएगी कि ये आर्य अगर सप्त सिंध प्रदेश के मूल निवासी हैं तो सब लोगों का पतन हुआ है, तो इनका पतन क्यों नहीं हुआ फिर। तो संपूर्णानंद दास और अविनाश चंद्र, इनसे पूछा गया कि आपके ऐसा कहने का कारण क्या है। तो संपूर्णानंद दास और अविनाश चंद्र ने यह बताया कि चाचा जी जो आ रहे हैं हमारे, ये भारतीय मूल निवासी हैं और ये पहले से सप्त सिंध प्रदेश में रह रहे थे। क्योंकि सप्त सिंध प्रदेश में कृषि की कमी हुई, पानी की कमी हुई, बाढ़ आती थी, जो भी होता था उसके कारण ये लोग पूर्वी भारत की ओर कूच करने लगे, पूर्वी भारत की ओर बढ़ने लगे, और इन्होंने इन्हें मलेच्छ कहना शुरू कर दिया। सप्त सिंध प्रदेश के लोगों को मलेच्छ कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पूर्वी की तरफ बढ़े तो इन्होंने अपने आप को
आर्य कहना शुरू कर दिया। ये संपूर्णानंद दास और अविनाश चंद्र जी का सिद्धांत है कि आर्य सप्त सिंध प्रदेश के निवासी हैं। अब उनको लगता होगा ऐसा, तो ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी सिंधु नदी, जिसे ऋग्वेद में स्वर्णयानी, हिरण्यानी इस प्रकार के नामों से संबोधित किया गया है। दोस्तों ये है हमारी अस्कनी या चिनाब। इसे ऋग्वेद में अस्कनी कहा गया है, जिसे वर्तमान में हम चिनाब नदी कहते हैं। दोस्तों ये है हमारी झेलम, जिसे वितस्ता कहा गया है ऋग्वेद में। दोस्तों ये है हमारी रावी, जिसे परुषिनी कहा गया है। दोस्तों ये है हमारी सतलज, जिसे ऋग्वेद में सतलज नदी को शतुर्धी कहा गया है। और दोस्तों ये है हमारी ब्यास या बिपाशा। दोस्तों ये 5 नदियाँ, और इसके अलावा ये हमारी सिंधु, हमारी वितस्ता, अस्कनी, परुषिनी और सतलज और बिपाशा। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारी नदियों का उल्लेख हालांकि हमें देखने को मिलता है, लेकिन आर्य इस जगह पर निवास करते हुए पाए गए। दोस्तों ये जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को सप्त सिंध प्रदेश कहा जाता है। ये 5 प्रकार के जनजातीय कबीलों के रूप में रहते हैं। ये पशुचारण करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, और इन 5 कबीलों को पंचजन्य कबीले कहा जाता है। इनमें अनु, यदु, पुरु, द्रुहु और तुर्वुस और एक भरतजन कबीला। दोस्तों ये 6 आर्य कबीले हैं: अनु, यदु, पुरु, द्रुहु, तुर्वुस और भरतजन कबीला। दोस्तों जन शब्द का अर्थ होता है व्यक्ति। ये अपने आप को जन कहकर संबोधित करते हैं। ये कबीलों के रूप में हमारे देश में रह रहे हैं। इनका मूल निवासियों से संघर्ष चल रहा है। दोस्तों मूल निवासी संघर्ष, आर्य संघर्ष, आर्यों का मूल निवासियों के साथ संघर्ष, जो भी झगड़ा है उसे हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हम केवल भारत में आर्यों को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये पंचजन्य कबीलों के रूप में भारत में रह रहे हैं, और इनके साथ कई सारे समूह हैं, और इनका ही एक समूह ऐसा माना जाता है कि ईरान की ओर गया और उन्होंने ही वहां पर जैन अवेस्ता ग्रंथ की रचना की। अब दोस्तों ये जहां पर हमारे रह रहे हैं आकर भारत में, अब दोस्तों इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऋग्वेद, ये ऋग्वेद इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोस्तों इस वेद में 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख है, और आर्यों को पहली बार मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य जाति कहा। अब कईयों को टेंशन हो जाएगा, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि यार ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार देखने को मिला और 1853 में मैक्स मूलर ने इन्हें एक जाति कहा, तो ऐसा कैसे होगा? दोस्तों ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि 1853 में पहली बार आर्य शब्द जो हमारे सामने पेश किया, वो किसने पेश किया? वो मैक्स मूलर ने पेश किया, और वो उन्होंने किस में से पढ़ा है? ऋग्वेद में से पढ़ा है। तो दोस्तों आर्यों को पहली बार एक जाति कहने वाला यूरोपीय इतिहासकार मैक्स मूलर है, और इन्होंने ऋग्वेद से इस शब्द को पढ़ा है। हालांकि ये बताया जाता है कि हिटलर ने भी आर्य शब्द का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था, और आर्य का अर्थ, जो ये आर्य शब्द है, इसका अर्थ श्रेष्ठ वंश,
या पवित्र वंश या कुलीन बताया जाता है। अब दोस्तों ये जो आर्य शब्द है दोस्तों, आर्य कोई जातिवादी थोड़ी है। आर्य का अर्थ होता है एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति। हर वो व्यक्ति आर्य है जो अपने कार्यों में पवित्रता रखता है, अपनी विचारधारा में पवित्रता रखता है, अपने कर्मों में, अपने हर चीज में एक श्रेष्ठता रखता है, पवित्रता रखता है। दोस्तों आर्यों का अर्थ कभी भी एक जाति नहीं होता। और शुरुआत में ये जो लोग भारत में आए हैं, इनमें जो ब्राह्मण समूह है वो बेहद विद्वान हुआ करता है। उन्हें ज्ञान विज्ञान का अच्छा खासा नॉलेज है। ऋग्वेद को पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि इन्हें अच्छा खासा ज्ञान विज्ञान का नॉलेज है, और ये अपने आप को इसलिए श्रेष्ठ वंश का बोलते होंगे। अब होंगे हमें क्या मालूम। तो दोस्तों ये आर्य शब्द ये है श्रेष्ठ वंश, पवित्र वंश या कुलीन। ये भारत में पंचजन्य कबीले के, जो पंचजन्य कबीला कहते हैं, ये कबीलों में रहते हैं और अपने आप को आर्य कहते हैं। अब दोस्तों कहानी में एक मोड़ आता है। आर्यों की विशेषता, आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आर्यों का ये ग्रंथ ऋग्वेद और इसकी भाषा। दोस्तों आर्यों की जो भाषा है, आर्यों की भाषा अगर आपने पहले के वीडियो देखे होंगे तो प्रोटो इंडो ईरानी। दोस्तों ये आर्यों की भाषा है, प्रोटो इंडो ईरानी। दोस्तों प्रोटो इंडो ईरानी का जन्म, हालांकि यूरोप तो हर चीज़ अपनी कह देता है, उसका बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो पूरा देश अपना कह दे। तो यूरोप का कहना है कि ये प्रोटो भारोपीय भाषा परिवार की बेटी है, बेटा ही बोल देता। प्रोटो भारोपीय परिवार की क्या है, बेटी है। और इस ये जो भाषा है इसका जन्म कहाँ हुआ, भारत और यूरोप के बीच हुआ, अर्थात दक्षिणी एशिया में हुआ, अर्थात मध्य एशिया में हुआ। ये सारी चीज़ें इस भाषा के बारे में बोली जाती है। दोस्तों ये जो ग्रंथ है इसकी भाषा संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। दोस्तों संस्कृत कई प्रकार की होती है, ये वैदिक संस्कृत है। ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। इसकी लिपि पांडुलिपि, लिपि पांडुलिपि है। और दोस्तों यही ग्रंथ सारी जानकारी देता है हमें किसके बारे में, आर्यों के बारे में। अब दोस्तों आर्यों की ये जो भाषा है, ये जो विशेषता है, पहली चीज प्रोटो इंडो ईरानी। दूसरी चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरी चीज दोस्तों इनका अंतिम संस्कार का तरीका, इनके अंतिम संस्कार का तरीका, इनकी अग्नि पूजा या प्राकृतिक पूजा कहें। दोस्तों इनका पशुपालन, सोमपे, ये सारी चीज़ें। इनका ग्रंथ, इनकी प्रोटो इंडो ईरानी भाषा, इनकी अंतिम संस्कार की विधि, अग्नि पूजा, पशुपालन, सोमपे, प्रकृति पूजा। दोस्तों ये सारी चीज़ें आर्यों की विशेषता हैं। आर्य पहले अंतिम संस्कार जो करते थे उसमें ये शवों को दफनाते थे, ना कि जलाते थे। पहले आर्यों ने शवों को दफनाना शुरू किया, उसके बाद आर्यों ने शवों को जलाने की प्रथा अपनाई। पहले ये शवों को दफनाते ही थे। अब दोस्तों ये इनकी जो विशेषताएं हैं, ये सारी की सारी विशेषताएं ईसा से लगभग 200 साल पहले, 2000 साल पहले, ईसा से लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया में शुरू हो गई थी। होगा टेंशन। ये सारी चीजें जो आर्य भारत में आकर कर रहे हैं, ये जो इनका ग्रंथ है जो ये जानकारी देता है कि ये इंडो ईरानी
इनकी भाषा है, संस्कृत भाषा है। अंतिम संस्कार, अग्नि पूजा, पशुपालन, सोम पे, भोजपत्र, घोड़ों का पालना, अश्व बलि, ये सारी की सारी चीज़ें 2000 साल पहले मध्य एशिया में शुरू हो गई थी। और दोस्तों ये जिस क्षेत्र में शुरू हुई, इस पहले क्षेत्र को कहा जाता है एंड्रोनोवा संस्कृति। अब कई लोगों को बहुत गहरा टेंशन हो जाए दोस्तों, इस पहले क्षेत्र को पुरातात्विक भाषा में कहा जाता है एंड्रोनोवा संस्कृति, जो जीरो से अर्थात ईसा से 2000 साल पहले मध्य एशिया में शुरू हुई। और इनकी ये जो विशेषता है आर्यों की, ये सारी की सारी विशेषता कहाँ देखने को मिली हमें? मध्य एशिया की। 100% सिद्ध हो गया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। ये मध्य एशिया के मूल निवासी हैं, जिन्होंने भारत में घुसपैठ की होगी या इनका कोई भी कारण रहा होगा, लेकिन ये मध्य एशिया के निवासी हैं, ये सिद्ध किया जा सकता है। और इसीलिए मैक्स मूलर ने इन्हें मध्य एशियाई कहा, और सर्वमान्य सिद्धांत मध्य एशिया सिद्धांत आज भी प्रूव्ड है। दोस्तों ये कहा गया एंड्रोनोवा संस्कृति। 2000 साल पहले ये चीज़ें जो भारत में आर्य कर रहे हैं, ये 2000 साल पहले मध्य एशिया में शुरू हुआ। दोस्तों ईसा से लगभग 1900 साल पहले, ईसा से लगभग 1900 साल पहले ये जो काम आप देख रहे हो, जैसे कि हमने इसे एंड्रोनोवा संस्कृति का, इन सारी विशेषताओं को, ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया और दक्षिणी रूस के हिस्सों में भी शुरू हो गई थी। ये सारी की सारी चीज़ें एशिया और दक्षिण एशिया के हिस्सों में भी शुरू हो गई थी, जिसके कारण एक और संस्कृति का आर्यों को बताया जाता है, जिसे कहा जाता है BMAC संस्कृति, अर्थात बैक्टीरिया मर्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स संस्कृति। दोस्तों तो ये पता लगाया जाता है कि आर्य मध्य एशिया में जिन क्षेत्रों से आए होंगे, वो या तो BMAC संस्कृति हो सकती है या फिर वो एंड्रोनोवा संस्कृति हो सकती है। अब दोस्तों अब आसानी से ये कहा जा सकता है, मध्य एशिया आसानी से ये कह सकता है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम पहले करके छोड़ चुके हो। कहाँ पर? मध्य एशिया में। दोस्तों मध्य एशिया में जन्म हुआ है इस संस्कृति का, क्योंकि 1500 में तो ये भारत में प्रवेश कर रहे हैं, उससे पहले ये कहाँ पर हैं? मध्य एशिया में। दोस्तों एंड्रोनोवा संस्कृति या BMAC संस्कृति, आर्य भारत में जिन दो क्षेत्रों से आए होंगे, जिन दो क्षेत्रों से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया, वो या तो एंड्रोनोवा संस्कृति के लोग हो सकते हैं या BMAC संस्कृति के लोग हो सकते हैं। दोस्तों बैक्टीरिया मर्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, बैक्टीरिया मर्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों ये बैक्टीरिया क्या है, मर्जियाना क्या है? आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स का अर्थ तो है हमारा पुरातात्विक जटिलताएं,
जहाँ पर पुरातात्विक जटिलताएं पाई गई सर्वाधिक। दोस्तों ये बैक्ट्रिया और मर्जियाना क्या है, अचानक से आर्य भारत में रहने लगे, मूल निवासियों के साथ संघर्ष बराबर चल रहा है। अब मूल निवासी इनको कह रहे हैं कि तुम एक तो भारतीय नहीं हो, ऊपर से हमारे साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हो। और अब ये सिद्ध हो रहा है कि ये लोग कहाँ से आए होंगे। दोस्तों या तो ये इंडो नोवा संस्कृति के हैं, क्योंकि आर्यों की जो भाषा है, आर्यों के जो काम हैं, जैसे कि आर्यों की प्रोटो इंडो ईरानी भाषा, आर्यों का स्पोक वाले पहिए चलाना, ऋग्वेद में जो रथ हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिली 2000 साल पहले, मध्य एशिया में। ये हमारा मध्य एशिया वाला पार्ट समझ लें आप। अब दोस्तों आप मैप में देखें, इस मैप में आपको जो दक्षिणी रूस अर्थात उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान वाला जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, दोस्तों इस इलाके को हम मर्जियाना कहा करते थे। और दोस्तों जिस इलाके को हम मर्जियाना कहा करते थे, उस इलाके से कई सारे ऐसे रथ, कई सारे ऐसे अंतिम संस्कार के समाधान मिले हैं, कई सारे ऐसे बर्तन मिले हैं जो सिद्ध करते हैं कि आर्य या तो वहाँ के लोग होंगे या तो मध्य एशिया के लोग होंगे। क्योंकि मर्जियाना आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपने सुना होगा, उसमें मैंने आपसे कहा है कि गार्डन चाइल्ड अवधारणा, गार्डन चाइल्ड ने इन्हें दक्षिणी रूस का निवासी बताया था। गार्डन चाइल्ड, पीक मेयर और सिरचरदर, इन 3 व्यक्तियों ने आर्यों को दक्षिणी रूस का निवासी कहा था, पत्थरों के आधार पर और वहां पर पाई गई चीजों के आधार पर। और दोस्तों दूसरी चीज, अब ये हमारा बैक्ट्रिया क्या है। दोस्तों जो हमारा अफगानिस्तान वाला इलाका है, अफगानिस्तान का पश्चिम दक्षिणी इलाका, दोस्तों उस स्थान को बैक्ट्रिया कहा जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में बैक्ट्रिया का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन बाद के वैदिक ग्रंथों में एक शब्द हमें देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है बहिल्का। दोस्तों इस बहिल्का का अर्थ बैक्ट्रिया है, बहिल्का का अर्थ बैक्ट्रिया है। और इस बहिल्का शब्द को आर्य एक बाहरी देश के नाम से जानते हैं, एक बाहरी देश जो आर्यों की, जो ये आर्य जहाँ पर रह रहे हैं अब इससे बाहर हो चुका है, इस देश के नाम से ये इसे जानते हैं, एक बाहरी देश बहिल्का। दोस्तों कई संस्कृत ग्रंथों में, कई संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ हैं, कई अभिलेखों में इस नाम का हमें उल्लेख मिलता है। दोस्तों जब 4वीं शताब्दी में, जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्त काल में एक राजा का, बैक्ट्रियाई राजा का, बहिल्का का उल्लेख हमें गुप्त अभिलेख में देखने को मिलता है, जिसने सिंधु के 7 मुहानों को पार करते हुए भारत पर आक्रमण किया। हालांकि उसे किसी भी प्रकार से भारत में सफलता नहीं रही, क्योंकि चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय, समुद्रगुप्त जैसे उस काल में शासक हुआ करते थे, तो इसे भले वहाँ पर सफलता ना मिली हुई हो, इस बहिल्का राजा को सफलता ना मिली हुई हो, लेकिन अस्तित्व का पता चलता है कि एक बहिल्का नाम का राजा भारत में आया होगा, क्योंकि संस्कृत ग्रंथों में हमें बहिल्का का नाम देखने को मिला है। बहिल्का को किसी किसी स्थान पर राजा कहा गया है, और ऋग्वेदिक ग्रंथों में, कई वैदिक काल के ग्रंथों में इसे एक बाहरी देश कहा गया है। अब दोस्तों इन्हें इंडो नोवा संस्कृति का क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आर्यों के जो कर्म हैं, आर्यों की जो विशेषताएं हैं, वो इन दोनों संस्कृतियों से 100% मैच खाती हैं। अब दोस्तों क्या हुआ है कि ये जो मध्य एशिया है, जब आर्य अगर यहाँ से आगे बढ़े होंगे, ये आर्य हैं हमारे, जब आर्य ये मध्य एशिया से पूर्व की ओर, पूर्वी एशिया की ओर जब आगे बढ़े होंगे,
तो रस्तों में इन्होंने कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा भाई। ये कुछ तो लेकर चले होंगे, साथ में बर्तन लेकर चले होंगे, अपने पशु लेकर चले होंगे, कुछ तो लेकर चले होंगे साथ में। तो दोस्तों ये जो चीज़ें यहाँ से लेकर आगे बढ़े हैं दोस्तों, उन चीज़ों के प्रमाण इस स्थान पर पाए गए हैं। चाहे वे बर्तन हों, चाहे वे इनके अंतिम संस्कार की मेथडें हों, ये सारी चीज़ें इस स्थान पर पाई गई है। और लगभग मध्य एशिया के आधे से ज़्यादा जो कब्रिस्तान हैं उनमें पशुपालक जो लोग थे उनके आवाजाही के निशान पाए गए, उनके आने जाने के निशान पाए गए। और इन निशानों से ये पता चलता है कि जो लोग मध्य एशिया से पूर्वी एशिया की ओर अर्थात भारत की ओर कूच करे होंगे वे इसी स्थान से आए होंगे। सिद्ध हो गया। कितनी चीज़ें सिद्ध करती है कि यार ईरानी हैं, हालांकि थे ही ईरानी, कुछ भी हो, लेकिन आज सब एक हैं। हम मूल निवासियों के साथ भले उन्होंने उस समय कुछ भी किया हो, लेकिन आज सब संगठित हैं। तो दोस्तों ये कारण था कि आर्यों को या तो हम बैक्ट्रिया मरियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स संस्कृति का कहें या इन्हें हम एंड्रोनोवा संस्कृति का कहें। आर्यों को कई स्थानों पर एकदम से लिखा आ जाता है कि आर्य एंड्रोनोवा संस्कृति के थे। अब एंड्रोनोवा संस्कृति क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये BMAC संस्कृति, जिसका नाम शायद पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें आर्यों को लेकर अचानक से कही गई थी। ये कई यूरोपीय इतिहासकारों ने बताया, जिनमें मैक्स मूलर जैसे, गार्डन चाइल्ड जैसे महत्वपूर्ण इतिहासकार हमारे पास रहे। अब दोस्तों ये आर्य जो हमारे भारत में रह रहे हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और इस वीडियो में ले लेते हैं। अचानक से ये इंडोनोवा संस्कृति हमारे भारत में हमें देखने को मिल गई, हमारा इतिहास हर बार फंस जाता है। दोस्तों ये है हमारा सप्तसिंधा प्रदेश, उत्तर पश्चिम वाला इलाका, हमारे आज के भारत का पंजाब वाला इलाका, पंजाब पाकिस्तान वाला इलाका। दोस्तों आर्य इस जगह पर रहे, इनका मूल निवासियों के साथ संघर्ष चला। ये कबीलों के रूप में रहते हैं भारत में, जिसमें 5 कबीले अनु, यदु, द्रुहु, पुरु, तुर्बुश और एक कबीला है भरतजन कबीला। और दोस्तों 5 अनार्य कबीले भी हैं, जिनमें अनिल, हला, बला, सक्त, पक्त, बिसाणिन, इस प्रकार के यहाँ पर 5 अनार्य कबीले भी हैं। अनिल, हला, सक्त, पक्त, बिसाणिन, ये 5 कबीले हमारे अनार्य कबीले हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा कबीला है, आर्यों का कबीला है, ये पंचजन्य कबीले में रहते हैं। ये अपने आप को जन शब्द से संबोधित करते हैं। जन, जिस प्रकार से हम कहते हैं ना जनसंख्या वाला जन, वही वाला जन है। अब दोस्तों भरतजन कबीले और ये 5 आर्य कबीले, तो दोस्तों इनमें जो महत्वपूर्ण ऋषि मुनि हैं, जिनमें वशिष्ठ और विश्वामित्र,
ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो वशिष्ठ है वो भरतजन कबीले का समर्थक है। भरतजन कबीले का कुलगुरु कौन है? वशिष्ठ। और विश्वामित्र बाकी इन 5 कबीलों का राज प्रमुख है, अर्थात पुरोहित है। अब दोस्तों वशिष्ठ और विश्वामित्र में दोनों में बहुत अंतर, बहुत लड़ाई रही है दोनों में। वशिष्ठ बेहद रूढ़िवादी व्यक्ति है। वशिष्ठ कौन है? रूढ़िवादी। और विश्वामित्र जो है उदारवादी। भरतजन कबीले का जो राजा है सुदास, जिसे त्रासदस्यु भी कहा जाता है कई बार। दोस्तों इस राजा ने ये जो अनार्य कबीले हैं, ये जो भारतीय मूल निवासी हैं, इन्हें इतना प्रताड़ित किया है, इतना प्रताड़ित किया है। इन्हें चंडाल, अमानुष, असुर इस प्रकार के नामों से संबोधित किया गया है। दोस्तों चंडाल, अमानुष, असुर, शेषनवेदा, अनासा इस प्रकार के कई सारे अपशब्द भारतीय मूल निवासियों के लिए, स्वदेशियों के लिए इन्होंने उपयोग किए। दस्यु संहार करने की कामना तक की है आर्यों ने भारतीय मूल निवासियों के लिए। दोस्तों भरतजन कबीले के जो राजा सुदास हैं और ये जो हमारे कबीले हैं, ये अनार्य कबीले, दोस्तों इनमें एक समानता हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। एक त्रासदस्यु, ये 2 शब्द, और एक दस्यु, ये 2 शब्द हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। दोस्तों त्रासदस्यु और दस्यु में अंतर है। दस्यु शब्द संभवतः 100% नहीं है, शायद ये शब्द इन लोगों के लिए उपयोग किया गया होगा। और त्रासदस्यु शब्द ये राजा को डिनोटेट करता है। जो त्रासदस्यु शब्द है ये राजा को बताता है कि राजा त्रासदस्यु हुआ करते थे। ये त्रासदस्यु इसलिए कहे जाते हैं राजा, क्योंकि ये दस्युओं को प्रताड़ित करते हैं, दस्युओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ये इन्हें अपना गुलाम बनाते हैं। इस प्रकार से ये पतन करते हैं किनका? भारतीय स्वदेशियों का, भारतीय मूल निवासियों का। और दोस्तों कई जगहों पर ऋग्वेद में कई जगहों पर ये प्रार्थना की गई है कि हे भगवान इंद्र, हम आपको सोमरस चढ़ाते हैं, ये दस्युओं की हत्या करो, त्रासदस्यु को इतना पावर दो कि ये इनका मंजा सूट डाले। इस प्रकार की बातें ये करते हैं। अब दोस्तों ये दास या दस्यु दोनों एक ही चीज है। ये दास या दस्यु क्या है? ये शब्द कहाँ से आया? तो दोस्तों दास या दस्यु जो शब्द है ये आया है ऋग्वेद से। ये शब्द भी ऋग्वेद से आया है। ऋग्वेद में दिवोदास नामक भरतजन कबीले के राजा से संबर के पराजित होने का अनुमान है। दिवोदास नामक राजा से संबर के पराजित होने का जो है उल्लेख किया गया है। और इसी दिवोदास से, ये दिवोदास से, इसी दिवोदास से जो है दास शब्द बना होगा। ये जो दास शब्द है, ये ऐसी सारी चीजें बुक्स में लिखी हैं। दोस्तों ये कबीले के रूप में रहते हैं, भारतीय मूल निवासियों के साथ दुश्मनी, त्रासदस्यु और दस्यु में क्या अंतर है, ये इन्हें किस नाम से पुकारते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी 100%। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको मज़ेदार बताता हूँ।
दोस्तों जो हमारे पेंका साहब हैं, मैंने आपको पेंका के बारे में पढ़ाया था, हमने डिस्कस किया था पेंका के सिद्धांत को। तो दोस्तों ये जो हमारे पेंका हैं, पेंका साहब का कहना है कि ये जो आर्य हैं, ये कहते हैं ये जर्मनी के निवासी हैं। पेंका साहब का ये कहना है कि आर्य जर्मनी के निवासी हैं। अब अचानक से दिमाग फिर से फंस गया। कभी तुम आर्यों को इंडोनोवा संस्कृति का कह देते हो, कभी BMAC का कह देते हो, कभी कह देते हो तुम मध्य एशिया के हैं, अब कह रहे हो तुम जर्मनी के। कि आगे चल क्या रही है, ये आर्य हैं किसके? आज तक कंपनी का ही पता नहीं चल पा रहा है कि ये किस कंपनी के हैं। दोस्तों तो आर्यों को जर्मनी का कहा पेंका ने। तो दोस्तों पेंका साहब जो हैं ये भारत आए थे, अंग्रेजों का शासन रहा है हमारे देश में अच्छा खासा, तो आर्यों को इन्होंने जर्मनी का कह दिया। पेंका साहब भारत में आए तो शाम के टाइम की बात है, ये चाय की दुकान पे, चाय दुकान पे बैठे हैं बढ़िया ऐसे, ये बढ़िया अपना सब कुछ लगा है सिस्टम, ये चाय रखी है बढ़िया, यहाँ पर पेंका साहब ऐसे बैठे हुए हैं। और पेंका साहब के साथ जो 3-4 लोग हैं भारतीय दोस्त, तो पेंका साहब कहते हैं कि कहने लगे तुम भाई हो हमारे दोस्त हो, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे समाज वाले हो। तो भारतीयों ने कहा, कहने लगे कि भूरा चाय पी रहा है कि नशा कर रहा है, क्या कर रहा है, पागल आगल हो गया क्या, क्या बक रहा है। तो ऐसी बात कही। तो भारतीयों ने पूछा कि साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि हम जर्मनी के रहने वाले हैं। कहने लगे कि तुम्हारा मुंह और हमारा मुंह एक जैसा है, तुम और हम एक जैसे मुंह वाले हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे शारीरिक संरचना, एक जैसी नस्ल है हमारी। तो दोस्तों एक जैसी नस्ल होने के कारण अब आर्यों को जर्मनी का भी कहने लगे। कौन? अंग्रेज। तो आर्यों को जर्मनी का बताया, इतना मारा ना पेंका को, इतना मारा भारतीयों ने कि देख फालतू बात करता है भूरा, एक तो हमारे देश में कब्जा करके रखा, ऊपर कहता कि हम जर्मनी गए। तो दोस्तों ये आर्यों को किसने कहा? पेंका ने। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज आज की हमारी क्लास की, वो है हमारी सरस्वती नदी। ये लास्ट टॉपिक है आज की हमारी इस क्लास का। दोस्तों सरस्वती नदी, दोस्तों इस नदी को लेकर कई सारे झगड़े हैं, कई सारी मान्यताएं हैं सरस्वती नदी को लेकर। दोस्तों हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है, यह सर्वश्रेष्ठ नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा या सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। अब दोस्तों ये जो सरस्वती नदी है, इस नदी को लेकर कई प्रकार की अवधारणाएं। कभी कभी इस नदी को राजस्थान की हकरा या घग्गर नदी मान लिया जाता है कि ये राजस्थान की हकरा या घग्गर नदी है। कभी कभी इस नदी को जो हमारा ईरानी ग्रंथ अवेस्ता जिंद है, जेंद अवेस्ता है, इसे जेंद अवेस्ता की हरखवाती नदी, कभी कभी इसे जेंद अवेस्ता की हरखवाती नदी या वर्तमान में इसे हेलमंद नदी, ये सब मान लिया जाता है। सरस्वती नदी को नदी तमा कहा जाता है, कभी कभी इसकी पहचान हकरा या घग्गर नदी से कर ली जाती है, कभी कभी जेंद अवेस्ता ग्रंथ की हरखवाती नदी या हेलमंद नदी भी
इस नदी को मान लिया जाता है। अब दोस्तों हकरा या घग्गर नदी क्यों? क्योंकि सप्त सिंध प्रदेश में ये लोग रहते हैं। हालांकि आर्य पहले अफगानिस्तान के आसपास के इलाके में बसे आकर, और जैन अवेस्ता ग्रंथ की रचना ईरानी जो ये ग्रंथ है, ऐसा माना जाता है कि भारत में जो लोग आए थे उन्हीं के साथ आए एक समूह ने भारत में कूच करने के स्थान पर उन्होंने ईरान की ओर कूच किया, मध्य एशिया की ओर कूच किया, और उन्होंने ही अवेस्ता ग्रंथ की रचना की होगी। क्योंकि कई सारे देवताओं की नाम एक जैसे हैं, कई सारी समानताएं इन दो ग्रंथों में, और इसीलिए इसे हरखवाती नदी या हेलमंद नदी बताया जाता है। दोस्तों ये नदी को हमने स्पेशल क्यों पढ़ा? क्योंकि इस नदी को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े हैं। तो दोस्तों कभी कभी हरखवाती नदी मान लिया जाता है, हालांकि अभी सर्वश्रेष्ठ मत ये है कि ये नदी जो है लुप्त हो चुकी है, और इसे या तो ये हरखवाती नदी मान सकते हैं आज की जो वर्तमान स्थिति देखें हम, क्योंकि सर्वाधिक इसे यही नदी माना जा रहा है, या तो इसे हेलमंद नदी मान सकते हैं। लेकिन ये राजस्थान की हकरा या घग्गर नदी तो नहीं है। आर्यों ने सर्वश्रेष्ठ नदी कहा है, बहुत ज़्यादा स्तुति की है, लेकिन सिंधु की स्तुति सरस्वती नदी से भी ज़्यादा आर्यों ने की, और ऋग्वेद की महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना जाता है, और सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। हमने एंड्रोनोवा संस्कृति को पढ़ा, हमने BMAC संस्कृति को पढ़ा, हमने पेंका के और संपूर्णानंद दास और अविनाश चंद्र के सप्त सिंध प्रदेश सिद्धांत को पढ़ा। दोस्तों नोट्स की बात है तो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी सारी तैयारी चल रही नोट्स की कि नोट्स में आपको किस प्रकार से जो है प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे पढ़ाने में, या मेरी लैंग्वेज में आपको कोई त्रुटि दिखती, कोई एरर्स दिखते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। क्योंकि नोट्स अभी मैं आपको अवेलेबल या प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है, और ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ इसको एडिट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों में मैं उलझा रहता हूँ, तो मुझे उस बारे में सोचने का मौका मिल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब करके तो ज़रूर रखें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। हम पढ़ेंगे अगली क्लास में आर्यों का मूल निवासियों के